तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर, आज हमें ख़त्म करना है पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर। बहुत ही छोटा चैप्टर, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ मई 25 में एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, पिछले 3 अटैम्प्ट का बता रहा हूँ मैं। ठीक है सर, तो इसमें हम फटाफट से, लेकिन हम सारी प्रोविजंस कवर करके चलेंगे। ठीक है, चैप्टर अपने आप में, कंसेप्ट्स अपने आप में बहुत इजी हैं, लेकिन इसके 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। पहले अपन कंसेप्ट समझ लेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट हेल्पफुल लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है सर, तो अब मैं तुम्हें पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा भूमिका देता हूँ फटाफट से। तो जीएसटी जैसी एक पर्सन रजिस्टर होता है, उसके 3 लेजर्स बन जाते हैं: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लाइबिलिटी रजिस्टर। ठीक है सर, कैश लेजर। तो कैश लेजर में तुम्हें अगर पूरे जीएसटी में कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे तुमने जो सेल्फ असेस करी है कि हाँ यार ये मेरा पे करना बनता है, या तुम्हारे ऑफिसर ने कोई टैक्स डिमांड निकाली है, तब तुम्हें कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे टैक्स की, चाहे इंटरेस्ट की, चाहे लेट फीस की, चाहे पेनल्टी की, किसी भी तरह की पेमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तुम पहले पैसा डालोगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होगा। इट्स जस्ट लाइक अ पेटीएम वॉलेट, कि तुम्हारा वॉलेट में पैसा पड़ा है, तुम उसको निकाल भी सकते हो, लेकिन तुम उसमें रखोगे आगे पेमेंट करने के लिए। सिंपल सिंपल। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो भी तुम जीएसटीआर 3B में रिटर्न फाइल करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो जिसमें, तो वो तुम्हारा जो आईटीसी क्लेम होगा वो सीधा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्रेडिट होता रहेगा। और बाद में जब तुम उसको यूटिलाइज करोगे फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली, तब तुम उसको डेबिट करते रहोगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या है, जिसमें तुम्हारी लाइबिलिटीज़ आएंगी। सिंपल 2 पार्ट्स होते हैं उसमें: रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज़, अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज़। रिटर्न रिलेटेड मतलब जो रिटर्न से लाइबिलिटीज़ आ रही हैं ऑब्वियस। अदर देन रिटर्न रिलेटेड, अगर ऑफिसर ने कोई डिमांड निकाल दी, तुम्हारा ऑडिट खुला था, या तुम्हारे कोई वेरेंसेज दिख गए ऑफिसर को पुराने साल्स के, तो ठीक है सर। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, कि पहले कौन सा आईटीसी किसके लिए यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। एंड लास्ट में होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है जी। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं फटाफट से। अब भूमिका मिल चुकी है, अब पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है जी। एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट बाय अ पर्सन बाय इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर, शेल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर। तुम किसी भी तरह की पेमेंट करोगे जीएसटी में, वो पहले तुम्हारी ई कैश लेजर में ही आएगी। डायरेक्ट ऑफिसर को या डायरेक्ट जीएसटी वालों को कभी नहीं जाती, पहले तुम्हारी ई कैश लेजर में वो पेमेंट आती है, फिर तुम उससे पे करते हो, फिर वो गवर्नमेंट के ऑथराइज बैंक में चली जाती है। ठीक है सर। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनसे करोगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर ओवर द काउंटर पेमेंट कर रहे हो तो 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000, ये जो ओवर द काउंटर की 10,000 की रिस्ट्रिक्शन है। पर चलान इन केस ओवर द काउंटर पेमेंट विल नॉट अप्लाई। किस पे अप्लाई नहीं करेगी? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे कर रहा है, पर्सन अगर किसी कमिश्नर ने नोटिफाई कर दिया किसी बंदे को, या कोई प्रॉपर ऑफिसर है जो एनफोर्समेंट या इंस्पेक्शन के थ्रू रिकवरी कर रहा है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रिकवर कर रहा है, तो अगर बंदा एक तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ दे रहा है, उसमें भी तुम बोलो नहीं 10,000 से ज़्यादा देना तो ऐसे कर वैसे कर, अरे यार वो पैसे दे रहे, चुपचाप ले लो ना। ठीक है, ओके, ठीक है सर। अब पेमेंट होती है, जो ई कैश लेजर में पैसा डलता है, वो पैसा कैसे डलता है? तुम जीएसटी चलान बनाते हो एक, पहले PMT-06 पोर्टल पे जाता है, चलान बनता है। ठीक है, फुल बैच होता तो चलान बना के भी दिखाता। चलान बनता है, फिर तुम उसमें अपने बैंकिंग के थ्रू पैसा डालते हो। ठीक है जी, उसको पे कर देते हो। वो जो पे होता है फिर तुम्हारे पैसा ई कैश लेजर में आता है। ठीक है, तो चलान पे होता है नॉर्मली बैंकिंग पे करने से। ठीक है, और वो जो चलान तुम जनरेट करते हो, ठीक है, अब मान लो सैटरडे को जनरेट कर दिया, बैंक की छुट्टी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तुम्हारा बैंकिंग डाउन चल रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो तुम वो चलान जब मर्जी पे कर सकते हो, 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और जब तुम चलान बनाते हो तो एक सी पिन जनरेट होता है, चलान पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है सर। फिर जब तुम चलान को पे कर देते हो तो सिन जनरेट होता है, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें 14 डिजिट्स के साथ 3 डिजिट्स और जुड़ के 17 डिजिट। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू के लिए बता दी मैंने। ठीक है सर। ठीक है जी। तो बैंक जनरेट चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट टू गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को पैसा चल जाता है। ठीक है जी। अगर कोई TDS TCS जो सेक्शन 51 52 में किसी का TDS TCS कटा है, कलेक्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, मेरा कटा है, तो मेरा जो भी कटेगा वो मेरे पोर्टल पे आएगा और मैं उसको क्लेम करूँगा तो मेरे ई कैश लेजर में आ जाएगा सीधा। ठीक है सर। अब ई कैश लेजर, जैसे मैंने बोला, पेटीएम वॉलेट है, तुम उसमें जब मर्जी पैसे डालो, जब मर्जी निकालो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जीएसटी में एक मेजर हेड होता है, IGST, CGST, SGST, UTGST एंड सेस। ठीक है, ये मेजर हेड्स होते हैं। इनके अंदर तुम्हारी लाइबिलिटी होती है माइनर हेड्स में।
की CGST की मान लो डिमांड है, उस माइनर हेड्स कौन से हैं? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, ऐसा। अब हर एक मेजर हेड का एक एक माइनर हेड होता है। अब किसी भी मेजर हेड में तुमने अमाउंट डाली है, किसी भी माइनर हेड में अमाउंट डाली है, कैश लेजर में डाली है, तो तुम दूसरे माइनर हेड में, दूसरे मेजर हेड में जब मर्जी जैसे मर्जी ट्रांसफर कर सकते हो PMT09 भर के। वेरी गुड, ओके। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट फ्रॉम वन मेजर माइनर हेड टू अनदर यूजिंग GST PMT09। और तुम्हारा ही अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक ही पैन पे, मतलब मान लो तुम्हारा ही बिजनेस है, एक पंजाब में एक हरियाणा में, तो तुम IGST और CGST, सिर्फ IGST और CGST, SGST नहीं, IGST और CGST का बैलेंस जो है वो भी तुम दूसरे अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को दूसरे रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है सर। लेकिन ये ट्रांसफ़र तब नहीं अलाउ होगा अगर तुम्हारी ऑलरेडी कोई लाइबिलिटी रजिस्टर में लाइबिलिटी पेंडिंग है, तो पहले उसको क्लियर करो फिर करो ट्रांसफ़र। हो सकता है तुम भाग रहे हो, तो पहले अपने ड्यूज चुका के जाओ। कैश लेजर खत्म, वेरी गुड। क्रेडिट लेजर, ITC claimed in 3B will reflect in ECL, simple. Or such ITC can be used to make payment of only output tax and not for other amounts such as interest, as penalty, है ना, लेट फीस एटसेट्रा। और तुम्हें पता ही होगा, RCM चैप्टर में ही पढ़ा था, ITC जो है वो तुम RCM की लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते। एंड तुम्हें मैं बता दूं, जो कॉम्पनसेशन सेस का ITC है वो कॉम्पनसेशन सेस की ही लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज़ होगा, और उसका कोई काम नहीं है, और कॉम्पनसेशन सेस की लाइबिलिटी निकलती नहीं है अपनी। ठीक है जी। अब ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, ये पेपर में तुम्हें इसकी इम्प्लीकेशन काम आएगी। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला सीधा अपने आप में, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन काम आएगी। कैसे? तुम्हारे पास अगर तुम्हें बस इतना याद रखना है, तुम्हें बस ये दो चीज़ें याद रखनी, एक ये चार्ट, ठीक है, और ये बहुत इजी है याद रखना, मैं अभी कराता हूँ, और ये 2 पॉइंट, ये पहले 2 पॉइंट बस, सिंपल। तो तुम्हारे पास मान लो इधर ITC अवेलेबल है IC और S में, और इधर आउटपुट लाइबिलिटी है IC और S में। ठीक है जी। सिंपल रूल क्या है, जिसका है पहले उसको यूज़ करने, उसका लाइबिलिटी पे करने में यूज़ होगा, जिसका क्रेडिट है उसकी लाइबिलिटी पे करने में पहले यूज़ होगा। तो IGST का अगर क्रेडिट है तो पहले यूज़ होगा IGST में, सेकंड यूज़ होगा C या S की लाइबिलिटी पे करने में, एज द केस में भी जिस मर्जी ऑर्डर में करो। ठीक है। अगर CGST है तो पहले यूज़ होगा CGST के लिए, सेकंड नंबर पर यूज़ होगा IGST के लिए। वेरी गुड। SGST है तो पहले यूज़ होगा SGST, फिर होगा IGST के लिए। सिंपल लाइंस बनी हुई हैं डिफरेंट कलर्स की, सिंपल समझ आ रहा है। ठीक है सर बात। अब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। ठीक है। एक तो तुमने ये तो देख ही लिया, चलो IGST जो है वो C और S दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, C S के लिए नहीं यूज़ हो सकता है, S C के लिए नहीं हो सकता, ये तो सबको पता है। ठीक है जी। अब SGST और UTGST का जो ITC है, अगर IGST की पेमेंट करनी है, मान लो तुम्हारी IGST कोई आउटपुट लायबिलिटी है, मान लो है ये 1 लाख रुपए, और तुम्हारा IGST का क्रेडिट था 50,000, तो पहले तो तुमने ये यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया। अब 50,000 की लायबिलिटी अभी भी बची है, और तुम्हारे मान लो CGST में हैं 90,000 और SGST में भी 90,000 पड़े हैं, तो तुम जब तक ये CGST को पूरा यूज़ नहीं कर लेते IGST की लायबिलिटी के लिए, तब तक तुम SGST को यूज़ नहीं करोगे। तो तुम उसी 90,000 में, CGST के 90,000 में से वो 50,000 पे करोगे पहले। ठीक है जी, ओके। तो ITC ऑफ SGST UTGST शुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ IGST ओनली आफ्टर ITC ऑफ CGST हैज़ बिन यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज हो चुका है CGST का ITC, तभी तुम SGST का ITC यूटिलाइज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ IGST। ओके। और मैं तुम्हें एक तो ये याद हो गया बहुत सिंपल कि भाई, है ना। सेकंड क्या है, तुम्हारे पास अगर ITC अवेलेबल है IGST का, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये तो तीनों के लिए यूज़ हो सकता है, IGST CGST SGST, सबसे पहले इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो यही रूल है। सेकंड, एंटायर ITC ऑफ IGST इज टू बी फुल्ली यूटिलाइज फर्स्ट बिफोर द ITC ऑफ CGST और SGST कैन बी यूटिलाइज। सिंपल। और थर्ड तो बताइए, C और S आपस में सेट ऑफ नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, जिसमें तुम्हारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है। हाँ, सिंपल बेटे। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स, अब तुम्हारी कुछ टैक्स लाइबिलिटीज पेंडिंग है, मान लो ये लाइबिलिटी रजिस्टर तुम्हारी, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर तुम्हारी कुछ लाइबिलिटीज दिखा रहा है। ठीक है, तो तुम किस ऑर्डर में पे करोगे अपनी लाइबिलिटीज? पहला सेल्फ असेस टैक्स। देखो गवर्नमेंट कहती है तुम खुद ही मान रहे हो, तुम्हारा सेल्फ असेस टैक्स है। सेल्फ असेस करते हैं मैं खुद ही मान रहा हूँ कि हाँ यार ये तो मेरा पेबल बनता है, तो पहले तुम प्रीवियस पीरियड्स का पे करो, फिर जो तुम खुद ही मान रहे हो वो तुम करंट पीरियड्स का पे करो, करंट टैक्स पीरियड का। फिर जो ऑफिसर ने अगर तुम्हारी कोई इंस्पेक्शन या ऑडिट के थ्रू कोई डिमांड निकाली है, कुछ भी SCN करा है, तो तुम फिर वो डिमांड पे करोगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। अगर तुम्हारे पास मान लो पैसे आ गए, तुम बोलने वाले हो कि यार आज मैं पैसे पे करूँगा, ठीक है, तो
ये इस ऑर्डर में पे होंगे, पहले सेल्फ असेस टैक्स प्रीवियस पीरियड का, फिर सेल्फ असेस टैक्स करंट पीरियड का, फिर एनी अदर अमाउंट या डिमांड डिटरमाइंड बाय सेक्शन 73-74 बाय प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटी वाले बोलते हैं तुम हमारा पैसा नहीं दोगे और ब्याज भी ना लगे, लाड़ ले ब्याज तो लगेगी। ओके, तो 18% रेट है जी, 18%, चाहे तुमने आउटपुट टैक्स शॉर्ट पे करा है या नहीं पे करा, या तुमने इनपुट टैक्स ज़्यादा ले लिया या ज़्यादा ही ले लिया, है ना। ठीक है, तो आईटीसी और तुमने ज़्यादा ले तो लिया लेकिन उसको यूटिलाइज भी कर लिया तो लगता है इंटरेस्ट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले अपन ये सीख लेते हैं सिंपल कि 18% इंटरेस्ट पेबल होता है। ठीक है, कब से कब तक? जब से तुमने अपना टैक्स शॉर्ट पे करा या नहीं पे करा से लेके जब तुम टैक्स पे कर रहे हो, जब तुम अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हो तब तक। ओके, तो तब इंटरेस्ट लग जाएगा। और 18% इंटरेस्ट पेबल है डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पे भी, एंड आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड पे। तो डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स में अगर मान लो तुमने, इसमें एक कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट कैच है जो कि मई 25 के एग्जाम में भी आया था। अब तुमने अगर 3B लेट फाइल करी है, 3B फाइलिंग में कोई डिले करा है, 3B फाइलिंग में डिले करा है, 20 तारीख को 3B फाइल होती है, तुमने 3B ही 28 तारीख को फाइल करी है, तो जो 8 दिन का इंटरेस्ट लगना है, 8 दिन का जो इंटरेस्ट लगना है वो सिर्फ उस पोर्शन पे लगेगा, उस टैक्स के पोर्शन पे जो तुम कैश लेजर से पे करोगे। मान लो सर तुम्हारी आउटपुट लायबिलिटी निकली 80,000, ठीक है, तुमने 20 तारीख की 3B कब पे करी है, कब भरी है, 28 तारीख को, ठीक है, और तुम्हारी 80,000 थी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, 80,000 की टैक्स लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए तुमने इसमें यूज़ करा 30,000 आईटीसी, तुम्हारा आईटीसी बैलेंस पड़ा था, या इस महीने का ही तुमने कुछ अवेल करा है या तुम्हारा कुछ बैलेंस पड़ा था, 30,000 का आईटीसी यूज़ करा है, और 50,000 तुमने यूज़ करा है कैश, 50 के कैश। तो जो इंटरेस्ट लगेगा 8 दिनों का वो सिर्फ लगेगा 50,000 पे, जितनी लायबिलिटी तुम कैश से पे करोगे। 3B डिलेड फाइल्ड है तो इंटरेस्ट तो सिर्फ ई कैश लेजर से जो पे करा है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी, और ये सिर्फ तब है अगर तुम 3B डिलेड फाइल करो। सर मान लो मैंने 3B तो उसी दिन फाइल कर दी थी 20 तारीख को, लेकिन मैंने टैक्स नहीं पे करा, तो वो मैं टैक्स 28 तारीख को पे कर रहा हूँ, फिर पूरे 80,000 पे लगेगा, फिर पूरे 80,000 पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है सर। ऑल्सो अगर ई कैश लेजर में भी तुमने मान लो 20 तारीख से पहले ई कैश लेजर में 50,000 रुपये डाल दिए, पहले ही तुम्हें पता था अरे यार लायबिलिटी बनती है लेकिन मैं रिटर्न भर नहीं पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ मैं ई कैश लेजर में पैसे डाल देता हूँ 50,000 रुपये। तुमने 50,000 पूरे डाल दिए, ई कैश लेजर में तुमने पैसे रिटर्न की ड्यू डेट या बिफोर डाल दिए थे, फिर उस पोर्शन पे भी नो इंटरेस्ट, जितने पैसे तुमने डाल दिए ड्यू डेट से पहले ड्यू डेट तक उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब चलते हैं आगे। अब आईटीसी के केस में इंटरेस्ट विल बी लेविड फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टिल रिवर्सल। आईटीसी तुमने रॉन्गली अवेल कर लिया और तुमने उसको यूटिलाइज नहीं किया अभी तक, और तुम 2 साल बाद जाके रिवर्सल कर रहे हो, लेकिन तुमने यूटिलाइज नहीं करा, क्योंकि तुम्हारा यूटिलाइज कैसे पता चलता है वो अभी बताता हूँ। तुमने उसको यूटिलाइज नहीं करा तो चाहे 2 साल बाद तुम रिवर्स कर रहे हो कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूटिलाइज कैसे पता चलता है सर, हिसाब ही नहीं है कोई, मैं तो आईटीसी क्लेम करता हूँ सीधा यूटिलाइज कर लेता हूँ, मुझे कौन सा पता है वो कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट है, इनवॉइस की बात ही नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे आईटीसी लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तुम्हारा बैलेंस है 30,000 रुपीज़। ठीक है जी, 30,000 में से तुम्हारा 10,000 जो है वो रॉन्गली अवेल्ड है, 10,000 रॉन्गली अवेल्ड है, और लेकिन तुम चलाते गए, बिजनेस चलाते गए, तुम्हारा कभी बैलेंस 28,000 है, कभी 26,000 है, कभी 12,000 भी है, कभी लेट से फिर दोबारा 32,000 है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कभी भी 10,000 से नीचे हुआ ही नहीं। तो 10,000 से नीचे हुआ ही नहीं तो मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ कि जब 10,000 से नीचे हुआ ही नहीं तो इसका मतलब तुम्हारे वाला 10,000 जो मैंने रॉन्गली अवेल करा था वो तो अभी भी पड़ा ही है। तो अगर मेरा बैलेंस आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूड टू हैव बीन यूटिलाइज, कब माना जाएगा कि यूटिलाइज हो गया, जब बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। जब 10,000 की जो मेरी रॉन्गली अवेल्ड का आईटीसी उससे नीचे मेरा क्रेडिट लेजर का बैलेंस होगा। मान लो सर आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस 8,000 पहुंच गया, तो मैं मान लूंगा ना कि मैंने 2,000 जो है वो यूटिलाइज कर लिया रॉन्गली अवेल्ड वाले आईटीसी का। ठीक है सर, तो जब वो जितनी अमाउंट नीचे जाएगी एंड द एक्सटेंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन,
जैसे मैंने अभी बोला कि 2000 यूटिलाइज होगा, शैल बी द अमाउंट बाई विच द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड। और ये एक्सटेंट कितना होगा, 10,000 माइनस 8,000 ऐसे बोल रहे हो वो 2,000, ठीक है जी। 2,000 जो है उस पर तुम्हें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और अगर IGST का रिवर्सल है, अब तुमने IGST का क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया और ये मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ, तो तुम ऐसी चीज़ों को हल्के में मत लेना। एग्जाम के लिए हो सकता थोड़ी ये वाली चीज़ कम रेलेवेंट हो, लेकिन मेरे साथ रियल लाइफ में हमारे क्लाइंट के केस में हुआ था, कैलकुलेशन मैंने करी थी। तो क्या सीन था उसमें, अगर तुम्हारा IGST का तुमने क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं अब थोड़ी विस्तार से, बड़ी छोटी सी लूँगा, ठीक है। तुम्हारा ई क्रेडिट लेजर है, उसमें बैलेंस पड़ा है IGST का जी, पड़ा है लेट से तुम्हारा 500 रुपये, ठीक है। सी में पड़ा है 2,000 और एस में पड़ा है 2,000। और तुमने कोई पिछले पीरियड में IGST का क्रेडिट रॉन्गली अवेल करा था, वो था लेट से 3,000, ठीक है, 3,000। अब एक चीज़ बताओ, मैं तो ये बोल सकता हूँ ना, तो तुम यार सिंपल समझ लो, IGST का अगर तुमने देखना है रिवर्सल, तो तुम इन तीनों का टोटल देखोगे, अगर इन तीनों के नीचे जाएगा तो तुम समझ लो यूटिलाइज करा है, अदर देन नहीं करा, ठीक है। तो इस टोटल बनता है 4,500 इन तीनों का, 2,000 और 500, 4,500 से नीचे गया क्या, नहीं, तो 3,000 कभी यूटिलाइज हुआ ही नहीं, ऐसे मान के चलोगे IGST के केस में। इसके ऊपर बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है, रियल लाइफ में भी काम आता है, तो चांसेस हैं थोड़े से चांसेस हैं कि ICAI तुम्हें टेस्ट कर ले एग्जाम में, ठीक है, ओके। और इनको तुम नोट्स में से पढ़ लेना, ठीक है। रीड वंस इन केस यू हैव एम्पल टाइम, इनसे MCQ आ सकता है, इसलिए तुम इनको अपने टाइम में पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे, और तुमने देखा ही होगा कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो एक पेज में मैंने ख़त्म कर दिया, और तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो भी चुका है 15 मिनट के अंदर, 15-16 मिनट के अंदर चैप्टर ख़त्म। ये नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, पता ही है, टेलीग्राम चैनल में मेरे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है सर। अभी हम करते हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था 2 क्वेश्चंस, ठीक है सर। तो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ABC लिमिटेड ने, ठीक है, ये ICAI की इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। ABC लिमिटेड ने अपनी 3B जुलाई मंथ की फाइल करी विद इन ड्यू डेट के अंडर फाइल कर दी, अंडर सेक्शन 39 जो कि थी 20 अगस्त, ठीक है सर। उसको रिटर्न फाइल करने के बाद उसको जाके सितंबर में पता चला कि उसके 40,000 की लाइबिलिटी जुलाई के मंथ की अनपेड है, ठीक है जी। उसने क्या करा, अब अमाउंट पे कर दी 40,000, 30,000 पे करी उसने कैश लेजर से, 10,000 पे करी उसने क्रेडिट लेजर से। एग्जामिन करो इंटरेस्ट पेबल कितना। अब सर इंटरेस्ट पेबल जो निकलेगा वो तो सर उसने 20 अगस्त को फाइल कर दी थी, लेकिन उसको जाके कब पता चला, 20 अक्टूबर को, जब उसने सितंबर की 3B फाइल करी तब उसने पेमेंट करी, ठीक है। तो तुम्हारा सिंपली बात है, इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा, 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक, 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक, ठीक है सर। ड्यू डेट जब मेरा जो टैक्स पे करना बनता था 20 अगस्त को पे करना बनता था, लेकिन मैं 20 अक्टूबर को कर रहा हूँ, तो बात तो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है वो वाला कि लगेगा किस पे, 40,000 पे टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी पे, या सिर्फ 30,000 पे जो मैंने कैश लेजर से पे करी है। सर कैश लेजर वाली चीज़ तो तब लगती है जब हमने रिटर्न ही लेट फाइल करी हो। यहाँ पे रिटर्न तो 20 अगस्त को फाइल हो गई थी टाइम के साथ, सिर्फ पेमेंट रहती थी टैक्स की, तो इसका मतलब पूरी ग्रॉस लाइबिलिटी 40,000 पे लगेगा। इस क्वेश्चन के बहाने मैं तुम्हें डेज कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ फटाफट से। अब 20 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मैथ से 20 अगस्त को तुम खड़े हो, तुम्हें 20 अक्टूबर तक जाना है, तो तुम पहले अगस्त ख़त्म करो। अगस्त कितने दिनों की होती है, 31, तो 20 से 31 पहुँचो, 11 दिन ये हो गए। फिर बीच में सितंबर आता है, उसके प्लस कर लो 30 डेज़, फिर 20 अक्टूबर तक पहुँचना है ना, प्लस 20 डेज़ उसके जोड़ लो, ख़त्म हो गई बात, इतना ही है, ठीक है। कैसे सर, कैसे, दोबारा बताओ। 20 अगस्त से लेके तुम्हें 20 अक्टूबर तक जाना है, ठीक है। तो 20 अगस्त से लेके 31 तक हो गए 11 दिन, प्लस 30 डेज सितंबर के, प्लस 20 अक्टूबर के डेज, तो कितने हो गए, 20 से 61, तो 61 डेज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर कितने में होगा, 40,000 के ऊपर, पूरे के ऊपर। क्यों, क्योंकि रिटर्न लेट फाइल नहीं करी है, सिर्फ पेमेंट लेट करी है, ओके। तो 40,000 इंटू 61/365 इंटू 18%, ये जितनी लाइबिलिटी आई इक्वल टू तुम्हारा इंटरेस्ट का आंसर हो गया।
वट वुड बी योर आंसर इफ जीएसटी 3B ऑफ जुलाई हैज़ बिन फाइल्ड बिलेटेडली ऑन 20 अगस्त। अब वो बोल रहा है जुलाई की रिटर्न जो है वो 20 अगस्त को फाइल नहीं करी थी, 20 अक्टूबर को ही फाइल कर रहे हैं। अब बताओ क्या है आंसर तुम्हारा। सर अब तो आंसर में चेंज आएगा ना, क्योंकि अब रिटर्न लेट फाइल हो रही है, तो अब जो 40,000 नहीं आएगा, अब 30,000 के ऊपर होगा, बाकी सब चीज़ें सेम, क्योंकि ड्यू डेट तो अभी भी 20 अगस्त ही थी। 20 अगस्त को तुम्हें पे करना था, लेकिन तुम पे कब कर रहे हो, 20 अक्टूबर को। लेकिन इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, सिर्फ उस कॉम्पोनेंट पे जो तुमने कैश लेजर से पे करा है। तो 30,000 इंटू वही 61/365 इंटू 18% इक्वल टू तुम्हारा इंटरेस्ट का आंसर। ठीक है सर, ये हो गया तुम्हारा सॉल्व। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मई 25 के क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है जी, मई 25 के क्वेश्चन पेपर पे क्या हो गया लाड़ दे हो बेटे, खुल जा, क्या हो गया इसको, मजे ले रहा भाई, क्यों नहीं खुल रही, खुल गया चलो भाई, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7B पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के में मत लेना बेटे। 7A, सॉरी 7A। एक क्वेश्चन बचा है बस, 2 मिनट 5 मिनट में चैप्टर खत्म है। ठीक है जी। मिस्टर रंजन ने ITC अवेल कर लिया जून की 3B में। ठीक है, जून की 3B में उसने ITC अवेल कर लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, और जून का कोई आउटपुट टैक्स नहीं था। ठीक है, तो जून में वो यूटिलाइज नहीं हुआ, जून में सिर्फ अवेल करा है, यूटिलाइज जून में नहीं हुआ। ओके, जून की रिटर्न में मतलब इंटरेस्ट एट आउटपुट सप्लाई फॉर द मंथ वाज ऑफ जुलाई वाज 5 लाख। सप्लाई भाई, आउटपुट टैक्स नहीं जुलाई का, आउटपुट सप्लाई। तो 5 लाख जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ऊपर 1 लाख क्या है, वो GST है जो ITC ले रखा है। ठीक है सर, उसने यूटिलाइज करा अवेल ITC, उसने जो ITC अवेल करा ना 1 लाख जून में, वो उसने ये 5 लाख के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया जुलाई की रिटर्न में। ठीक है सर, तो यूटिलाइज कब हुआ, जुलाई में। ओके, लेकिन मिस्टर रंजन को 22 सितंबर को जाके पता चला कि अरे यार वो जो जून में 1 लाख लिया था ना वो गलती से ले लिया। और तुम ये देखो, ये पेपर का क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, इसमें इतने कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे तभी ये क्वेश्चन अच्छा लगा। ठीक है, तो इसलिए पकड़ लो इसको। वैसे तो अब ऐसा क्वेश्चन मई 25 में आ गया तो सितंबर में नहीं आएगा, बट ठीक है, अपने को तैयारी करके जानी चाहिए सारी। ICI का कोई भरोसा नहीं है, जय ICI एकदम से कुछ भी फेंक देगी पेपर में। ठीक है, ठीक है। तो मिस्टर रंजन को 22 सितंबर को पता चला अरे यार वो 1 लाख जो लिया था ना जून में वो गलत ले लिया। ओके, तो उसने रिवर्स कर दिया। कब करा सर रिवर्स, 30 सितंबर को। तो डेट जो रेलिवेंट है 30 सितंबर है, जिस दिन उसने रिवर्स करा है। 22 सितंबर को उसको पता लगा तो मैं क्या करूँ, तेरे को पता तो चाहे जब मर्जी लग जाए, तूने जब रिवर्स करा ITC तब मैं मानूंगा ना कि अब तूने अब पे कर दिया गवर्नमेंट को वापस। तो ब्याज जो लगेगा वो 22 सितंबर तक नहीं लगेगा, 30 सितंबर तक लगेगा। ओके, और उसने पे कर दिया अनयूटिलाइज ITC बाय कैश। ठीक है जी, जो उसने यूटिलाइज कर ली थी। अच्छा, पेड द यूटिलाइज अमाउंट ऑब्वियसली। ठीक है, चलो GST रेट है 18%। 18% GST लगेगा किस पे, 5 लाख के ऊपर, जुलाई मंथ की लायबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि उसने ये 1 लाख जो ITC है वो कितना यूज़ कर रहा था, 5 लाख के अगेंस्ट यूज़ कर रहा था। ठीक, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल अंडर एप्लीकेबल GST लॉ इफ मिस्टर रंजन फाइल्ड जून की 3B उसने 19 जुलाई को फाइल करी और जुलाई की 3B उसने 25 अगस्त को फाइल करी। ओके, और ड्यू डेट तो पता ही है 20th होती है, लेकिन जो 3B जुलाई की फाइलिंग की डेट थी वो एक्सटेंड हो गई थी, वो 20 अगस्त की बजाय 22 अगस्त हो गई थी। ठीक है सर, अब सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। तो सर हमें क्या पता है, हमें एक तो ये पता है कि उसने जो 1 लाख का ITC था, मैं इसको पेन चेंज करता हूँ अभी के अभी, अबे लाड़ दे, एक लाख का ITC था। ठीक है जी, और उसकी जुलाई की टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 5 लाख इंटू 18% 90,000। तो उसने यूटिलाइज जो करा था ITC वो तो 90,000 ही करा है। 1 लाख का ITC लिया था ठीक है, लेकिन जो यूटिलाइज करा है वो तो 90,000 ही करा है। तो 10,000 पे तो इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। तो जो कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल है उसमें तुम क्या लिखोगे, सिंपल कि नो इंटरेस्ट ऑन 10,000, बात खत्म। ठीक है, और ये कैलकुलेशन करके दिखाओगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि सर जो 90,000 है, अब सर जो 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 इंटरेस्ट लगेगा 90,000 पे लगेगा, ठीक है, 18% लगेगा, ठीक है, कितने पीरियड के लिए लगेगा, अब वो क्वेश्चन रह गया। तो सर उसने जो अवेल करा था वो तो उसने जून की 3B में करा था, और नीचे लिखा हुआ है जून की 3B वाज फाइल्ड ऑन 19 जुलाई। सर 19 जुलाई से लगेगा, चांडे बढ़ जाएंगे, 19 जुलाई से लगेगा। 19 जुलाई को सिर्फ अवेल करा था, यूटिलाइज कब करा उसने, जुलाई की 3B में। और जुलाई की 3B उसने कब फाइल करी है,
जुलाई की 3B उसने कब फाइल करी? 25 अगस्त को। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न है, इसमें एक प्रोविज़न है जो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करवाना चाहता था। प्रोविज़न क्या है कि अगर अगर तुमने आईटीसी रॉन्गली वैल्यू और यूटिलाइज करा है, ठीक है, तो उसकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की डेट है वो कब से गिनी जाएगी? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ 3B, एक्चुअल फाइलिंग डेट ऑफ GSTR 3B, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी। तो सर ड्यू डेट क्या थी? ड्यू डेट क्वेश्चन में दी हुई ना 22 अगस्त, ये रही 22 अगस्त को 3B की ड्यू डेट थी और तुमने फाइल कब करी? 25 अगस्त को। विच एवर इज अर्लियर 22 अगस्त। तो 22 अगस्त से इंटरेस्ट लगेगा। लगेगा कब? मैंने पहले बता दिया ऊपर, 30 सितंबर तक। अब फिर से डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? वो 22 अगस्त को पहले 31 तक ले जाओ, 31 माइनस 22 9, तो 9 डेज ये हो गए और 30 दिन सितंबर के हो गए, तो 39 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। 39/365 इंटू 18% किस वैल्यू पे? 90,000 पे, 90 के। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है जी। इसमें दो पॉइंट कवर हुए मेनली। एक, जितना यूटिलाइज हुआ है, यानी 1 लाख में से 90,000 यूटिलाइज हुआ है, सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट निकला है, वेरी गुड। दूसरा इसमें कवर हुआ ये वाला 25 अगस्त और 22 अगस्त विच एवर इज अर्लियर। तीसरा इसमें कवर क्या हुआ? ये कि तुमने अभी वीडियो पॉज करके लाइक कर दिया। ओके। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे आपके मेरे प्यारे क्यूडीस, हो मेरे प्यारे क्यूडीस, मेरे प्यारे क्यूडीस, यहाँ पे आपका चैप्टर भी ख़त्म, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ख़त्म। जो पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था वो भी मैंने करा दिया। अब ज़रा वीडियो को थोड़ा लाइक कर देते तो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नहीं करना मत करो हैं।